AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 4 के पार्ट 1 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्विक शॉट को शुरू करते हैं। जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं उन सब को हम मिनिमम टाइम में कवर करेंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। सोर्सेस एंड इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। सबसे पहले रेन वाटर। ये बेसिकली प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर का होता है, लेकिन एयर से कुछ इम्प्योरिटीज़ को कलेक्ट कर सकता है। सरफेस वाटर जो होता है वो बेसिकली रिवर्स, लेक्स या पॉन्ड्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटी जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर बेसिकली होता क्या है कि जो वेल्स या फिर बेसिकली अंडरग्राउंड के अंदर पाया जाता है। समझने वाली बात यह है कि इन ग्राउंड वाटर के अंदर जनरली तो ये क्लीनर होते हैं, इनको हम बेसिकली पहले के ज़माने में ड्रिंक भी कर देते हैं, लेकिन अभी ये ज़्यादा डिजॉल्व्ड साल्ट्स एंड मिनरल्स को कंटेन करते हैं। सी वाटर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट को कंटेन करता है, जिसकी वजह से इसको ड्रिंक करना सेफ़ नहीं माना जाता है। इम्प्योरिटीज़ 3 तरीके की होती हैं: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर सैंड और मड वगैरह चीज़ से इम्प्योरिटी जाती हैं। केमिकल इम्प्योरिटी के अंदर सॉल्ट्स जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो कि हार्डनेस को कॉज करते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ के अंदर बैक्टीरिया, एल्गाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। टेम्पररी हार्डनेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के जो सॉल्ट्स होते हैं वो इस हार्डनेस को कॉज करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जब हम इनको हीट करते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए हम हीटिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, जो कि इनको इनसॉल्युबल कार्बोनेट के सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होता है। ये बेसिकली जब हम इनको बॉयल करते हैं तो ये ब्रेक नहीं करते हैं, जिसके लिए हम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे प्रोसेसेस को यूज करते हैं। बॉयलर ट्रबल्स। बेसिकली होता क्या है कि जब हम हार्ड वाटर को बॉयलर्स के अंदर यूज करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, जैसे कि स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारे बॉयलर की इफ़िशियंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। कोरोजन प्रोसेस क्या करता है, ये बेसिकली हमारे बॉयलर वाटर के साथ बेसिकली वाटर की जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिएक्ट करती हैं और डैमेज को कॉज करती हैं। फोमिंग क्या होता है कि जब हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स स्टीम के साथ मिलते हैं तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। चौथे नंबर पर आता है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ये बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे बॉयलर के अंदर एक्सेसिव अल्कैलिनिटी हो जाती है तो वो हमारे बॉयलर के मटेरियल को वीकन कर देती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट बॉयलर ट्रबल है। अब बेसिकली हम हार्ड वाटर जो कि बेसिकली टेम्पररी हार्डनेस तो हमने हीटिंग से रिमूव कर लिया, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे प्रोसेसेस को यूज करते हैं, जो कि बेसिकली ये इस टेबल में बताया गया है। लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को सॉलिड्स के फॉर्म में रिमूव कर देता है, जबकि जियोलाइट प्रोसेस जो होता है वो एज अ होल केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम को ही रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है वो सारे के सारे सॉल्ट्स को रिमूव करता है। और चौथे नंबर पर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑल इन वन रिमूव कर देता है। अब यूज़ की बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस को एल से यानी कि हम लार्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज करते हैं। जियोलाइट प्रोसेस को हम बेसिकली होम या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज करते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस लैब्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के अंदर यूज की जाती हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती हैं वो बोटल्ड वाटर प्लांट, जहाँ पर कि बेसिकली वाटर की जो प्लांट्स होती हैं वहाँ पर इनको यूज किया जाता है। अब की फिगर की बात करें तो लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है वो जनरली एक्सपेंसिव होता है, बट लार्ज क्वांटिटी जो होती हैं उनके लिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है कंपैरेटिवली। वहीं पर जियोलाइट प्रोसेस की बात करें तो ये एक इजी टू ऑपरेट प्रोसेस होता है, लेकिन इसका जो ओवरऑल जो बेसिकली सेटअप होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस एज एन ओवरऑल ये बेसिकली एक अल्ट्रा प्योर वाटर देता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो बेसिकली पता ही होगा, आरओ वाटर फिल्टर्स जो घर के अंदर यूज होती हैं, इनके द्वारा जो वाटर होती हैं वो बेस्ट होती हैं ड्रिंकिंग के लिए। मतलब जो ये बेसिकली ओवरऑल रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बेस्ट होता है। बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस के अंदर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से हार्डनेस होता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसको मेजर करने के लिए हम EDTA यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड को यूज करते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर हम बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, जिसके अंदर एक बफर सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिससे कि हम पीएच को ओवरऑल 10 के आसपास यानी कि बेसिक मीडियम के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि फिर हम इसको एक एरायोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर से बेसिकली मिक्स करते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जब हम ये प्रोसेस को करेंगे अपने लैब्स के अंदर, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो वाइन रेड या फिर रेड कलर के अंदर चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो मेटल आयंस होते हैं वहीं इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को EDTA के साथ एक ब्यूरेट में रख करके धीरे धीरे करके टाइट्रेट करेंगे और ये सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू कलर के अंदर बदल जाएगा, जिसमें कि ये पता चलेगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सारे आयन जो होंगे वो न्यूट्रलाइज्ड हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जितने वॉल्यूम ऑफ EDTA को हम यूज करेंगे उसी को बेसिस पर हम हार्डनेस को डिटरमाइन कर पाएंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ppm और मिलीग्राम पर लीटर दोनों सेम होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और हम इसको बेसिकली जो होता है हार्डनेस को वो ppm या फिर मिलीग्राम पर लीटर के अंदर ही अमाउंट्स ऑफ CaCO3 जो यूज हुआ है उसमें टर्म्स में मेजर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कैलिनिटी का मतलब ये होता है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर ने एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना है। ये बेसिकली कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस की डिटर्मिनेशन की वजह से हम कर पाते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम एक वाटर सैंपल को लेते हैं, उसके अंदर फेनोप्थिन और मिथाइल ऑरेंज के 2 इंडिकेटर्स पुट करते हैं। जो बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर हम एसिड को टाइट्रेट तब तक करते रहते हैं जब तक कि फेनोप्थिन कलरलेस नहीं हो जाता और मिथाइल ऑरेंज बेसिकली अपने कलर को ऑरेंज या रेड में कन्वर्ट नहीं कर लेता, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंगली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हम बेसिकली अल्कैलिनिटी को डिटरमाइन कैसे करेंगे, जो एसिड का वॉल्यूम हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे, जिसको कि हम ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CaCO3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, उससे ही हम अल्कैलिनिटी को डिटरमाइन कर पाएंगे। सेशन की PDF को आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर एक्सेस करें। उस PDF से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स की स्लाइड्स हैं वहीं पर कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलती हैं।